हम ये तो मानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन 1943 में ही आज़ाद हिंद फौज ने भारत के कई हिस्सों को आज़ाद कर दिया था। और ये आज़ाद हिंद फौज थी सुभाष चंद्र बोस जी की। उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश से लड़ाई की, सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज ने। और 28,000 आज़ाद हिंद फौज के 28,000 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। ये सब तब हो रहा था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो दुनिया में एक और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और दूसरी ओर भारत के लिए आज़ाद हिंद फौज युद्ध लड़ रही थी। तो ये एक ऐसी आर्मी है जिसने भारत की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा। और हमारे इतिहास की किताबों में बस ये बता दिया गया कि उन्होंने लड़ा, लेकिन उन 28,000 सैनिकों के बारे में नहीं बताया गया। और ना ही ये बताया गया कि उन्होंने पहले ही भारत को आज़ाद करवा दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप पर उन्होंने भारत का झंडा, आज़ाद भारत का झंडा भी फहरा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आज़ादी उन्होंने दिलाई थी। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने ये सेना बनाई कैसे? ये आज़ाद हिंद फौज कहाँ से आई? इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ से आई? क्योंकि भारत तो गुलाम था। फिर गुलाम भारत में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लड़ने वाले ये सैनिक कौन थे और कहाँ से आए? तो ये सैनिक जो थे अंग्रेज़ों के लिए लड़ते हुए, जो युद्ध में कैप्चर कर लिए थे, युद्धबंदी जो थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आवाज़ पर उठ करके इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। और उन्होंने ही भारत की पहली महिला सेना बनाई, जो कि थी झांसी रानी रेजिमेंट। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस जी का जो एक्टिव रोल है वो स्टार्ट होता है 1930 से। इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए फ्रीडम फाइटर की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 1930 में सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसमें भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और अंग्रेज़ों का पूरे देश के लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया था। इसकी वजह से फिर से अंग्रेजी सत्ता हिल गई और उनके लिए फिर से भारत को अपना गुलाम बनाए रखना मुश्किल होने लगा। लेकिन फिर इस आंदोलन को भी गांधी जी ने फिर से बंद कर दिया। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनका बहुत विरोध किया। ये गांधी जी ने बताया कि वो आयरविन पैक्ट, जो आयरविन एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके साथ समझौता करने के लिए वो इस आंदोलन को रोक रहे हैं, जबकि इसमें कोई गारंटी नहीं थी। और जिस तरह से ब्रिटिश ने पहले के समझौतों को रोका था, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये भी पॉसिबल था कि ब्रिटिश इस समझौते को फिर से कुछ नहीं करेंगे। और हुआ भी यही। गांधी आयरविन पैक्ट के बाद भी भारत को कुछ नहीं मिला। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे बड़ा, एक बड़े लेवल पर जो लोगों ने ब्रिटिश का विरोध किया, उसके एक बहुत बड़े कारण है भगत सिंह। क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने भारत के लिए अपनी जान तो दी, लेकिन उनके जीनियस का मतलब समझ पाना बहुत मुश्किल है। उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत बड़े लेवल पर थी। उन्हें जब कैप्चर किया गया, जेल में डाला गया, पहले तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक क्रिएटिव तरीका निकाला, जिसमें उन्होंने ध्यान रखा कि कोई भी वायलेंस ना हो। आखिरकार हिंदुओं की एक खासियत है कि वो हर लाइफ की वैल्यू करते हैं। इवन वो ब्रिटिश जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया, उनके भी जीवन की भगत सिंह ने ध्यान रखा। और उन्होंने पार्लियामेंट में जब जो बॉम्ब ब्लास्ट किया, उससे किसी की जान ना जाए, इसका उन्होंने ध्यान रखा। इसके बदले में ब्रिटिश ने क्या किया? उन्हें फांसी दे दी। लेकिन भगत सिंह जी को अपने जान की परवाह नहीं थी। वो तो लोगों की आंखें खोलना चाहते थे कि इन ब्रिटिश ने भारत के लोगों को कैसे गुलाम बना के रखा है और इस गुलामी से कैसे बचा जाए। इसीलिए जब अदालत में ले जाया गया और उनसे सवाल पूछे गए, तो भगत सिंह अपने बारे में नहीं, अपने देश के बारे में जवाब देते थे। उन्हीं के जवाब पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में छपते थे, जिससे लोगों को सामने पिक्चर क्लियर होता था, रियलिटी सामने आती थी और लोगों को पता चलता था कि ब्रिटिश कैसे गुलाम बना रहे हैं। वो अपने विचारों को वहाँ पर व्यक्त करते थे। अगर उनसे पूछा जाता कि आपको अपने जीवन की परवाह नहीं है, आपने ये बॉम्ब क्यों फोड़ा, तो उन्होंने बोला कि जब देश ही गुलाम है तो मुझे जी कर क्या फ़ायदा है। तो इस तरह की वो प्रेरणात्मक बात बोलते थे। ये मैंने हाइपोथेटिकल बोला, एग्जैक्ट जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए वो उन्होंने एग्जैक्ट वही वर्ड किए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस का हरिपुर में जो सेशन हुआ था 1938 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। एक और त्रिपुरी कांग्रेस सेशन हुआ था 1939 में, उसमें भी वही
फिर से प्रेसिडेंट चुने गए, जबकि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी का विरोध किया था। और गांधी जी ने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, डॉक्टर पट्टभी सीतारमैया, इन्हें सपोर्ट किया था, वो कैंडिडेट हार गए थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने एकदम कॉन्क्रीट प्लान बनाए थे, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार थी कि अंग्रेजों को भारत से कैसे खदेड़ना है। लेकिन दुख की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को ही कांग्रेस से खदेड़ दिया। जो कि प्रेसिडेंट थे, उसके बावजूद भी उन्हें कांग्रेस से निकाला गया। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। खुद इन लोगों ने, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे लोगों ने खुद कई क्रांतिकारियों को कांग्रेस से निकाल दिया था। उन्हें गरम दल कहा था कि तुम देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो, इसलिए तुम गरम दल हो और इसलिए तुम्हारा हमारे साथ कोई काम नहीं है। और उन्होंने निकाल दिया और नरम दल का एक अलग कांग्रेस बनाया। अब सिर्फ नरम ही बचे थे, वो नरम नेता जो ब्रिटिश के लिए पूरी तरह से नरम थे। और इसीलिए उसके बाद से लेकर भारत की आज़ादी के बाद भी जो नेता रहे वो सारे देश के दुश्मनों के लिए नरम ही रहे। इसलिए जब सवाल आता है कि पॉलिटिक्स क्यों गंदी थी, तो ऑब्वियसली अगर बुराई के खिलाफ नरमी रहेगी, अपराध के खिलाफ नरमी रहेगा, तो पॉलिटिक्स में अच्छाई कैसे रहेगी। वायरस तो गर्मी से मरते हैं। तो अपराध के, बुराइयों के, देशद्रोह के वायरसेस को मिटाने वाली जो गर्मी थी, उसे तो गांधी, नेहरू और ऐसे नेताओं ने तो पहले ही मिटा दिया था। ये भी एक कारण है कि भारत की पॉलिटिक्स खराब हो चुकी थी। उसकी तुलना में इस समय की जो भारत की पॉलिटिक्स है, उसे मैं बहुत अच्छा मानूंगा, खास करके बीजेपी की। अब जब भी बीजेपी की अच्छाई की बात आती है तो लोग इस एंगल से देखते हैं कि ये तो बीजेपी का सपोर्टर है। मतलब अगर कोई दवा अच्छी है तो वो सपोर्टर है, इसलिए दवा बुरी हो गई क्या? बीजेपी ने अच्छा किया तो अच्छा किया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अच्छा किया था, इसकी वजह से उनके दुश्मनों ने भी उन्हें अच्छा कहा, तो क्या फिर वो उनके सपोर्टर हो गए? सपोर्टर हो गए तो उन्हें एक वोट से क्यों गिराया था? उनकी सरकार को तोड़ दिया था, वो भी एक वोट के पॉलिटिक्स से। तो बीजेपी जहाँ अच्छी है वहाँ अच्छी है। हाँ, कभी कभी क्विक डिसीजन लेने में बीजेपी बहुत देर करती है। जैसे एनसीईआरटी के बुक्स जो हैं, बहुत सारा कचरा भरा हुआ है उसमें। कचरा ही नहीं, जहर भरा हुआ है। जैसे क्लास 8 और 10th की किताबों में सेक्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में तो दिया है, लेकिन वो इस तरह से दिया गया है जैसे बच्चों को सेक्स की ओर ढकेल रहे हों, और इसे निकाला नहीं गया है। कम से कम अभी तक, यानी जनवरी 2021 तक तो उसे नहीं निकाला गया है। इसके लिए मैंने उन्हें ईमेल, मैसेजेस बहुत कुछ किया गवर्नमेंट को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इंटरनेशनली होता है इसलिए हमने भी ऐसा कर दिया। मतलब उन्हें भारत के कल्चर से, भारत के बच्चों से लेना देना नहीं है। इंटरनेशनली जो करते हैं वही करेंगे ये लोग। अब इंटरनेशनली तो बहुत कुछ होता है। अमेरिका में कुछ अलग होता है, जापान में कुछ अलग होता है, पाकिस्तान भी तो वर्ल्ड का एक हिस्सा है, वहाँ बहुत कुछ होता है, चाइना में तो बहुत ज़्यादा ही कुछ होता है। तो क्या वो इसको इंटरनेशनल बना करके उसे एग्जैक्ट फॉलो करेंगे, या फिर खुद देखेंगे कि हमारे देश के लिए क्या सही है? भारत जो देश है, ऐसा दुनिया में कोई देश है क्या कि उन्हीं के जैसा हमको कॉपी करना चाहिए? फिर इंटरनेशनली हिमालय तो होता नहीं, तो क्या आप हिमालय को निकाल देंगे कि हिमालय भी है? बरसात का मौसम तो सिर्फ भारत में, इंटरनेशनली तो मौसम ही नहीं है बरसात का। वहाँ तो गर्मी में भी, ठंड में भी, किसी भी मौसम में बारिश हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इंटरनेशनली तो अमेरिका में टोर्नेडो सीजन होता है, उस सीजन में टोर्नेडोज ही आएंगे, तो क्या आप भारत में उसको डाल देंगे? इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस से निकाल दिया गया, तो उन्होंने खुद अपने दम पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, एक दल बनाया, एक ग्रुप बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो देश के लिए काम करे। उसकी यही पूरी तरह से वो डेडिकेटेड था।